नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी साहित्य प्रकरण है हमारा नागार्जुन। इनकी कविता है बादल को घिरते देखा है। ये बादल और प्रकृति से संबंध की कविता है। प्राकृतिक सौंदर्य बादलों का और प्रकृति का जो है इसका वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पर हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे और इससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। इनका जो मूल नाम था वो था वेदनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था और इन्होंने बादल और प्रकृति से संबंधित कविता लिखी है कि किस प्रकार से बादलों की घिर आने पर प्राकृतिक सौंदर्य दुगना बढ़ जाता है, उसका वर्णन किया है। और प्राकृतिक वातावरण कैसा दिखाई देता है, प्रकृति किस प्रकार से अपना रूप बदलती है जब बादल घिर जाते हैं। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बादल जो है किस प्रकार से घिर जाते हैं, चारों ओर काले बादल छा जाते हैं और वातावरण कैसा दिखाई देता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा नजर दिखाई देता है। यहाँ पर बादल और प्रकृति का संबंध स्थापित किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी थे ये। और इनका जन्म तरोनी गांव में हुआ, जिला मधुबनी, बिहार में। नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल यानी जहाँ पर नाना नानी रहते हैं, सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। आप तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ, दरभंगा, बिहार में। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। वहाँ जो संस्कृत की पाठशाला थी उसमें इनकी शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा। बाद में इस निमित्त यानी कारण वाराणसी और कोलकाता भी गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। यानी इन्होंने 1936 में ये श्रीलंका गए और वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सन 1938 में वे स्वदेश यानी कि अपने देश वापस आ गए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। फक्कड़पन मस्त मौला, मस्त स्वभाव के, और घुमक्कड़ घूमने वाले, घूम करके अनुभव और जानकारी एकत्रित करने वाले कवि ये रहे हैं। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। संपूर्ण भारत का भ्रमण भी उन्होंने किया है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, भ्रमण तो किया है। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। राजनीतिक कार्यों के कारण कई बार जेल गए। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक
यानी महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका मासिक पत्रिका, साप्ताहिक 7 दिन में एक बार छपने वाली जो पत्रिका होती है वो साप्ताहिक होती है। तो उन्होंने 1935 में दीपक पत्रिका का संपादन किया जो मासिक थी यानी महीने में एक बार आती थी। और 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। कवि की मातृभाषा क्या है? मैथिली। और मैथिली भाषा में कवि किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे? यात्री नाम से। मैथिली भाषा में कवि यात्री नाम से रचनाएं लिखा करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह है उनका चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला भाषा में भी काव्य रचनाएं की है। संस्कृत में भी लिखा है इन्होंने और बांग्ला भाषा में भी लिखा है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। लोक जीवन यानी लोगों का जीवन, प्रकृति और उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी ये उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नई ऊंचाइयां प्रदान करती है, नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि है। छायावाद के बाद का जो काल था उसके ये अकेले कवि है जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर, गांव में आपने देखा होगा चौपाल लगाते हैं ना, वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के चबूतरे पे इस प्रकार से बैठे रहते हैं। विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है, यानी ऐसी ग्रामीण परिवेश से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी है। जटिल से जटिल विषय पर यानी कठिन से कठिन विषय पर लिखी गई इनकी कविताएं प्रभावशाली होती है और पाठकों के मानसलोक में बस जाती है। नागार्जुन की पाठक कौन होते हैं? पढ़ने वाले। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। अधिकतर कविताएं ऐसी जिनमें इन्होंने व्यंग्य किया है, तीखा व्यंग्य। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। जनता के हित के लिए अधिकतर कविताएं इन्होंने लिखी है। नागार्जुन कवि ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी है, जिनमें छंदों का प्रयोग किया गया है, छंदबद्ध है, और जिनमें रीति नियम यण गण जो है और इनसे संबंधित आबद्ध रचना नहीं लिखी है, वो छंद मुक्त है। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत परंपरा की प्रतिध्वनि की गूंज सुनाई देती है, तो दूसरी ओर इन्होंने बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। पत्रहीन नग्न गाछ ये मैथिली कविता का संग्रह है। कौन सा? पत्रहीन नग्न गाछ पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी जो मैथिली भाषा में लिखी गई कविता संग्रह है इनका पत्रहीन नग्न गाछ, इसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिल चुका है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, काव्य रचनाएं हैं। कवि नागार्जुन की युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ,
हजार हजार बाहों वाली। तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। भस्मांकुर, ये इनके काव्य रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी बाग, उग्र तारा, जन्मिया का बाबा, वरुण के बेटे, जैसे ये इनके उपन्यास है। इनका विशेष महत्व है। इनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली जो 7 खंडों में लिखी गई है उसमें संकलित है। नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में लिखी गई है? 7 खंडों में संकलित है। और इनकी जो रचनाएं हैं ये इसी में है, नागार्जुन रचनावली में जो 7 खंडों में संकलित है। यहाँ उनकी बादल को घिरते देखा है कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार वृक्षों के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र शामिल किया है। यथार्थ यानी वास्तविक। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। यानी कवि कालिदास संस्कृत के कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परंपरा से जुड़ी हुई कविताएं हैं। यहाँ पर बादल को घिरते देखा है। इस कविता में कवि ने बादल के कोमल और कठोर रूप का वर्णन, दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की जो बर्फीली घाटियां हैं उसका वर्णन किया है। हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं जिनसे अनेक झीलें और झरने निकलते हैं, देवदार के वृक्ष वहाँ पर है, इनका वर्णन किया है। किन्नर किन्नरियों का जीवन कैसा होता है इसका वास्तविक चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। आइए पढ़ते हैं इस कविता का पहला भाग, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने बादल और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल यानी उज्ज्वल या निर्मल या स्वच्छ, धवल यानी सफेद, गिर यानी पर्वतों के शिखरों पर यानी चोटियों पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर। यहाँ पर गिर यानी पर्वत, लेकिन कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंचा है। बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय के उज्ज्वल, निर्मल और स्वच्छ पर्वत पर कवि ने बादलों को गिरते हुए देखा है, बादलों को आते हुए देखा है। स्वच्छ उज्ज्वल आकाश में कवि ने हिमालय पर्वत के स्वच्छ उज्ज्वल निर्मल आकाश में बादलों को, उन हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है।
छोटे, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। अगर यहाँ शब्द यही होते और अर्थ अलग अलग या भिन्न अर्थ में करते तो फिर कौन सा अलंकार होता? यमक अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोती जैसे, यहाँ पर जो तुहिन, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ के कण। तो यहाँ पर शीतल या बर्फ, तुहिन का बर्फ होता है। तो यहाँ पर बर्फ के कणों को या बूंदों को, बर्फ की बूंदों को किसके जैसा बताया? मोती के जैसा। इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। बर्फ के बूंदों को किसकी उपमा दी गई है? मोती की। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यानी हिमालय पर्वत पर कवि ने उस स्वच्छ निर्मल उज्जवल आकाश में हिमालय पर्वत के शिखरों पर, हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है। और जो उसके बर्फ के तुहिन यानी बर्फ के जो शीतल बूंदे हैं, बर्फ की जो बूंदे हैं वो छोटे छोटे मोतियों के समान मानसरोवर झील में जो कमल है उन सुनहरे कमलों पर उन बर्फ की छोटी छोटी बूंदों को गिरते हुए देखा है, जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छोटे छोटे मोती हो कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर झील के सुनहरे कमलों पर, स्वर्णिम कमलों पर जो बर्फ की, हिमालय पर्वत से जो बर्फ गिर रही है, जो बर्फ की छोटी छोटी बूंदें हैं वो मोतियों के समान उन कमल के पत्तों पर गिर रही है। यानी कमल के पत्तों पर उन ओस की बूंदों को, मोतियों के समान ओस की बूंदों को कवि ने गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। और हिमालय पर्वत जो स्वच्छ निर्मल और उज्जवल है, उस पर कवि ने बादलों को गिरते हुए देखा है। और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है कि वहाँ पर, अर्थात हिमालय पर्वत की बात यहाँ पर कवि करता है। हिमालय पर्वत के शिखरों से, पर्वत चोटियों से बर्फ के बारीक बारीक ओस की बूंदें मानसरोवर झील में जो कमल उगे हुए हैं उन पर मोतियों के जैसी बारीक बारीक ओस की जो बूंदें हैं वो मोतियों के जैसी लग रही है। और उनको उस मानसरोवर झील में जो कमल उगे हुए हैं उनके पत्तों पर गिरते हुए कवि ने देखा है, बादल को गिरते देखा है। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग